Hello everyone, welcome to another video of your BST. Today we will know effective communication, how to make effective communication. अभी तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन लिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था लिए, उसके बैरियर्स क्या है, किस तरह से कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं पहुंच पाएगा, इन सब और ये सब हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि सही कम्युनिकेशन भेजने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Effective communication is essence for management. It is done by following ways. अच्छा कम्युनिकेशन जो है किसी भी बहुत अच्छे मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अच्छे मैनेजमेंट कम्युनिकेशन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम अभी देखते हैं। Message must be clear. The sender must know what he wants to convey and to transmit the message in simple words. Avoid using double meaning words which create confusion. जो भी मैसेज दे रहा है उसे मैसेज बहुत सही तरीके से देना होता है, बहुत सिंपल सी भाषा में, ताकि अगला उसे बहुत आसानी से समझ सके। एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत अलग अलग तरह के मतलब उसके निकाले जा सकते हैं, उसकी मीनिंग कई तरह की होती है। इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड से मैसेज का मीनिंग बदल सकता है। तो डबल मीनिंग वाले या बहुत अलग अलग तरह के मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल मैसेज भेजते वक्त जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मैसेज मस्ट बी कंप्लीट. इनकम्प्लीट मैसेज इज एज गुड एज नो मैसेज. Sender must send complete message so that receiver understands the and acts as following as the message is. कभी भी मैसेज को आधा नहीं भेजना चाहिए। आधा मैसेज भेजने से ज्यादा बेटर है कि मैसेज नहीं देना, क्योंकि अगर मैसेज सही तरह से नहीं पहुंचा और जो उसको रिसीव कर रहा है वो उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाया तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी मैसेज भेजा जाए ये कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो रिसीव किया है वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर. The sender should properly evaluate and judge the ability, intelligence, status of the receiver. जब भी मैसेज भेजा जा रहा है तो भेजने वाला हमेशा जिसको मैसेज दिया जा रहा है उसकी कैपेबिलिटीज को भी समझना चाहिए कि वो उसकी मैसेज को कितना समझ पाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही मैसेज को भेजना चाहिए। जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो मैसेज कहाँ तक समझेगा, उसकी स्टेटस, उसकी परिस्थिति के, उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही मैसेज को बना करके भेजना चाहिए। नेक्स्ट है फीडबैक. द सेंडर शुड गेट फीडबैक फ्रॉम रिसीवर वेदर ही प्रॉपरली अंडरस्टूड द मैसेज टू एक्ट अपॉन. इसके बाद में मैसेज भेजने के बाद में उसका फीडबैक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखना चाहिए कि जिसे मैसेज भेजा गया है उसने उसको प्रॉपरली समझा या नहीं और उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर पा रहा है कि नहीं। इस बात के लिए मैसेज का प्रॉपर फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड लिसनिंग. As communication is a two-way process, sender can make the communication effective unless the receiver is prepared to listen patiently. The message must be simple, understandable, and interesting. जिस तरह से मैसेज को भेजना बहुत जरूरी है, उसी तरह इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो उसे शांतिपूर्वक और ध्यान से सुन रहा है कि नहीं। मैसेज को सिंपल सी भाषा में और बहुत इंटरेस्टिंग बना करके अंडरस्टैंडेबल वे में हमेशा आगे भेजना चाहिए। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर टाइमिंग. Communication should be done at proper time and must be sent in time, as delayed or advanced message is of no use. कम्युनिकेशन के बाद में मैसेज को हमेशा सही कम्युनिकेशन के लिए मैसेज को हमेशा सही टाइम पर भेजना चाहिए। बहुत पहले से भेजा हुआ मैसेज और बहुत बाद में भेजा हुआ मैसेज दोनों ही कोई असर नहीं कर पाता है, जिससे कोई बहुत फायदा नहीं होता है। इसलिए मैसेज का टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी. It implies that message should be repeated number of times depending on importance. कई बार मैसेज अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे 2-3 बार भी रिपीट किया जाना चाहिए। तो उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली मैसेज को कई बार रिपीट कर करके भी भेजा जाता है। तो वो डिसाइड करना जरूरी होता है कि मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सपोर्टेड बाय एक्शन. कम्युनिकेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय एक्शन. सिर्फ कम्युनिकेट कर लेने से ही काम नहीं होता, उसके बाद में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है इस बारे में भी
ध्यान डिस्कशन होनी चाहिए, इस बारे पे भी ध्यान देना चाहिए कि एक बार मैसेज कम्युनिकेट करने के बाद वो प्रॉपरली उस पर एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैटिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। When formal information is not effective, management must use informal channel for serving the purpose. कभी कभी चैनल के द्वारा किया गया फॉर्मल इंफॉर्मेशन से काम नहीं बन पाता है। ऐसे परिस्थिति में मैनेजमेंट को फॉर्मल चैनल के साथ साथ इनफॉर्मल चैनल का भी इस्तेमाल करके अपने मैसेज को पहुंचा करके अपने पर्पस को सर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है creating environment of trust and confidence. F. Fisher remarked that communication grows best in the climate of trust and confidence. कम्युनिकेशन को हमेशा विश्वास के साथ में एंड भरोसे के साथ में दिया जाता है। तो जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैसेज दे रहा है, रिसीव करने वाले को उस पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कम्युनिकेशन जो मैसेजेस है हमेशा उसी तरह से भेजना चाहिए ताकि और एक दूसरे के बीच में भरोसा और ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट कुछ और भी जरिए हैं जिनसे मैसेजेस को कम्युनिकेट किया जाता है, जिनमें कुछ है वर्बल, ओरल और ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड जेस्चर कम्युनिकेशन। ये कुछ मीडिया के द्वारा बोल करके भी आप मीडिया के द्वारा बोलते हुए भी कर सकते हैं, जैसे आपने वीडियो बना के भेजा या कुछ एडवर्टाइजमेंट करके दिया जा रहा है, ये भी एक तरह से मैसेज गिविंग है, कम्युनिकेट करना है पब्लिक के साथ। दूसरा है लिख करके भी आप मैसेज भेज सकते हो एक दूसरे तक, एंड उसके बाद में आप सिंपैथी से अपने हाव भाव से भी मैसेजेस को आगे भेज सकते हो। यहाँ हम लोगों का डायरेक्टिंग का निर्देशन का चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो कुछ और डिफरेंसेस है, बहुत सारे टॉपिक्स के इसके कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, आगे हम उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजन। डायरेक्टिंग और सुपरवाइजन में क्या अंतर है, ये अब हम देखते हैं। डायरेक्टिंग में क्या है? व्हाट इज डायरेक्टिंग? इट मींस गाइडिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टिंग का मतलब है कि गाइड करना, लीड करना, लोगों को प्रोत्साहन करना, अपने और इंस्ट्रक्शंस देना काम को करने के लिए। सुपरवाइजन मींस इट मींस एंश्योरिंग वर्क डन इन अकॉर्डेंस विद प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि सिर्फ जिस तरह से प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर एक नजर रखी जाती है, इस पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता, इंस्ट्रक्शन पहले से दिया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं, यही देखा जाता है। नेक्स्ट इज इट्स स्कोप इज वाइडर एंड इंक्लूड सुपरविजन। इट्स स्कोप इज नैरो, डज नॉट इंक्लूड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में सुपरविजन इंक्लूडेड रहता है, लेकिन सुपरविजन में डायरेक्टिंग इंक्लूडेड नहीं रहता है। Next is, it is an activity performed at all levels. It is preferred at operational levels. डायरेक्टिंग जो है हर लेवल पे होता है, हर कोई अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है, लेकिन ऑपरेशन लेवल में ही सुपरविजन होता है। जहां कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ बेसिक काम हो रहा है, वहीं पे सुपरविजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है मैनेजर्स, डायरेक्ट मैनेजर्स। यहाँ पे सुपरवाइजर्स डायरेक्ट सुपरविजन वर्कर्स। मैनेजर्स क्या है? एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को ही काम बनता है, डायरेक्ट करता है, लेकिन सुपरविजन में वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर्स उनको सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है एक मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन सुपरविजन जो है डायरेक्टिंग का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन्वॉल्व्स interaction between supervisors. Supervision is an operative function dealing with workers. सुपरवाइजर डायरेक्टिंग में क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स के बीच में काम होता है, जो एक दूसरे को सुपरवाइजर्स को डायरेक्ट करते हैं कि किस तरह से उन्हें काम करना है। लेकिन सुपरविजन में सुपरविजन होता है, देखा जाता है वर्कर्स को, वर्कर्स किस तरह से सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सुपरवाइजर सिर्फ वर्कर्स को देखते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग में सुपरवाइजर्स जो है वो एक दूसरे को काम किस तरह से करना है इसके बारे में बताते हैं। So these are the differences between directing and supervision. इसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, मॉनिटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं।
These monetary incentives refer to rewards calculated in terms of money. Non-monetary incentives, these are referred into incentives which cannot be measured in terms of money. मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो सारी सुविधाएं हैं जो जिसे पैसे में गिनती की जाती है, जैसे सैलरी है, पर्क्स है, ये सब पैसों में इसका पैसे में इसको दिखाया जाता है, रुपये में इसको दिखाया जाता है, इसे मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहते हैं। लेकिन कई इंसेंटिव्स ऐसे भी होते हैं जिसे रुपए में नहीं गिना जा सकता है, इनको रुपए में मैनेज नहीं किया जा सकता, जिसे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहते हैं। जैसे गाड़ियों का देना, कई बड़े बड़े अफसरों को गाड़ियां मिलती है इंसेंटिव पे, कभी कभी उनको एक बाहर जाने का ट्रिप मिल जाता है। इस तरह से जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी खूब तारीफ की जाती है। ये जो चीजें होती है ये नॉन मॉनेटरी, जो तारीफ कर रहे हैं ये दिस इज अ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, दीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दीज कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Next point is, these are visible as they are measurable, these are non-visible and cannot be measured. मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो है ये दिखते हैं, इनको नापा जा सकता है कि किस परिस्थिति में कितना पर्क मिल रहा है या कितना इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को ना तो नापा जा सकता है ना इनको देखा जा सकता है, ये सिर्फ फील किया, ये हर किसी को पैसे के रुपए में बदल करके हम नहीं दिखा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज, दीज आर हाईली इफेक्टिव इन केस ऑफ वर्कर्स, दीज आर इफेक्टिव इन केस ऑफ मैनेजर्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स हमेशा वर्कर्स को बहुत फायदेमंद होते हैं एंड वर्कर्स इससे बहुत प्रभावित होते हैं, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो है मैनेजर्स को प्रभावित करते हैं, इससे मैनेजर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद में पांचवा है, दीज हेल्प इन सेटिस्फाइंग लोअर लेवल नीड्स, दीज हेल्प इन सेटिस्फाइंग हायर लेवल नीड्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे करके लोअर लेवल लोगों को खुश किया जाता है, उसी तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे करके हायर लेवल वालों को खुश किया जाता है। नेक्स्ट है, दीज मेनली इंक्लूड वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। दीज मेनली इंक्लूड जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब रोटेशन। नॉन मॉनिटरी फंक्शंस में बोनस दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, इससे जो इस तरह की जो चीजें होती हैं इसे मॉनिटरी इंसेंटिव्स कहते हैं। एंड उसी तरह से जॉब सेटिस्फैक्शन, जिससे कि जो इंसान काम कर रहा है वो अपने काम से बहुत खुश है, उसकी जॉब की सिक्योरिटी है और उसके जॉब में रोटेशन बढ़ोतरी हो रही है, इस तरह की जो नॉन मॉनिटरी, इस तरह की चीजों को नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स कहते हैं। थैंक यू गर्ल्स।